नमस्कार दोस्तों, संभव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको संभव ऑनलाइन क्लासेस पर बैक टू बैक क्लासें आपको प्रतिदिन मुहैया कराई जा रही है और आप क्लासों का लुत्फ़ उठाते होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे दो परिमेय थे 10.1 और 2 और उनकी कन्वर्स वो आपको समझा दी थी। और आज हम हमारे चैप्टर पर, हमारे क्वेश्चनों पर चलते हैं। चैप्टर 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, अपने उत्तर का कारण भी बताइए कि भाई गलत है तो क्यों है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। क्या कह रहा है ये, कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल करवाए थे शुरू में 3, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है कि किसी रेखा से एक रेखा ले ली हमने। ये रेखा किसी रेखा से समान दूरी पर, यदि किसी रेखा से समान दूरी पर कोई बिंदु होंगे तो इस रेखा से मैंने बताया था ऊपर की ओर समान दूरी पर बिंदु हो सकते हैं अलग अलग ये, और इस रेखा से नीचे समान दूरी पर बिंदु हो सकते हैं। ऊपर और नीचे समान दूरी पर बिंदु होंगे तो उस रेखा के दोनों ओर दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, ऐसा बताया था। बट ये क्या कह रहा है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का समुच्चय एक रेखा होती है। तो इसकी बात सरासर गलत है। बट सही बात क्या होगी कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय उस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, ये था। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये, कि एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, कि एक वर्त है वो उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। ये भी आपको एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने करवाया था कि किसी समतल पर एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक वर्त होता है। करवाया कि नहीं करवाया, कि समतल पर स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु, समान दूरी पर किधर भी स्थित बिंदु होंगे तो वो एक क्या होगा, फिक्स सर्किल ही होगा। तो दूसरी बात इसकी क्या है, एकदम सही है, सच्चा आदमी है ये। और तीसरी बात ये क्या कहना जा रहा है कि 3 दिए गए बिंदु सरेख तभी होंगे जब वे एक रेखा के बिंदु के समुच्चय के अवयव नहीं हो। तो ये कैसी दोगली बातें कर रहा है कि 3 बिंदु सरेख तभी होंगे, कि सरेख होंगे, सरेख का मतलब एक ही रेखा में होना, सरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा के बिंदु के समुच्चय के अवयव नहीं हो। ये कह रहा है कि 3 बिंदु सरेख भी होनी चाहिए और वो एक रेखा के तीनों बिंदु नहीं होने चाहिए। तो ये बात तो इसकी गलत हुई। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है कि 3 बिंदु सरेख, सरेख मतलब एक रेखा के बिंदु होंगे तभी तो वो सरेख होंगे 3 बिंदु, सरेख मतलब एक ही रेखा में। तो ये इसकी बात गलत हुई। और इसका कारण क्या हो गया कि 3 दिए गए बिंदु सरेख तभी होते हैं जब वो एक रेखा के बिंदु के समुच्चय के अवयव हो। तो ये बोल रहा नहीं हो, तो इसकी बात गलत हुई। और चौथी बात देखो, ये यहाँ भी 6 लिख रखा है, झूठा पहले से बोल गया। 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। तो ये बात कुछ देखी देखी लग रही है, जानी पहचानी लग रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिया था, वही है कि 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, कि 2 रेखाओं से। बट इसने ये नहीं कहा कि उन दोनों रेखाएं किस प्रकार की, कंडीशन नहीं दी है रेखाओं की। तो इसकी बात सही होती, पर इसने थोड़ी सी गलती दे दी, इसने रेखाओं की कंडीशन नहीं रखी। 2 रेखाओं समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दोनों रेखाओं की समांतर रेखा होती है, पर इसने कंडीशन नहीं दी। कब होती है, जब 2 रेखाएं समांतर रेखाएं होती है तो उनसे समान दूरी पर, ऊपर से भी नीचे से भी समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पर उन रेखाओं के समांतर एक रेखा प्राप्त होती है। बट इसने कहा है कि 2 रेखाओं से, रेखाओं की कंडीशन आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं भी तो हो सकती है, और 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ आपको बताया था कि उन रेखाओं से बने कोण की एक समद्विभाजक रेखा प्राप्त होती है। तो वो बात उसकी सही हुई। तो इसमें क्या लिख देंगे हम कि इसने तो सरासर झूठ बोल गया ये तो। बट इसमें क्या होता कि यदि दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती तो उन रेखाओं के समांतर एक रेखा प्राप्त होती। बट यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो उन रेखाओं से बने कोण की एक समद्विभाजक रेखा प्राप्त होगी। ये बात सही होती। और देखिए 5वीं बात क्या कहना चाह रहा है ये, कि 2 दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, 2 दिए गए बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है या लंबवर्तक होता है। तो ये तो हमारी थ्योरम 10.1 है, पर मैं 10.1 है जैसा का जैसा लिख दिया तो सही है, गलत क्यों है। क्या कह रहा है वो कि 2 बिंदु से 2 बिंदु ले ली हमने, इनसे समान दूरी पर, इन दोनों से समान दूरी पर बिंदु हमने पी लिया था वहां पर, और हमने यहाँ इस बिंदु को ए और बी मान लिया। बोल रहा है 2 बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, इनका बिंदु पथ उन रेखाओं, उन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का क्या होगा, लंबवर्तक होगा, लंबी होगा, अर्धक भी होगा, जो हमने प्रूव भी कर दिया अच्छे से।
थ्योरम 10.1 वही है। तो ये बात क्या है इसकी, सही है। तो देखो इसमें से क्वेश्चन कैसा उठता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, और अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन के आने के चांस है। तो क्या कह रहा है, दो बिंदु से एक से क्वेश्चन आ जाएगी, दो बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद दोनों क्या होगा, दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपद क्या होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होगा। क्वेश्चन इनमें से उठ के आ जाएगा कि दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, तो उन रेखाओं के मध्य में एक समांतर रेखा प्राप्त होगी। इसका क्वेश्चन आ गया कि तीन बिंदु सररेख कब होते हैं, जब वो एक ही रेखा के बिंदु हो तब होते हैं तीन बिंदु सररेख, सीधी बात है। और ये क्या कह रहा है, और कि एक वर्त क्या होता है, वर्त किसे कहते हैं, कि वर्त एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपद होता है। या क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपद क्या होता है, तो एक वर्त होता है, सीधा क्वेश्चन है। किसी रेखा से बोल देगा, एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, तो हम लिख देंगे उस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं प्राप्त होती। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा चांस है, अच्छे से इनको समझ लेना। देखिए अब उससे आगे के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आगे के क्वेश्चन होंगे उनको हम प्रूव करेंगे थ्योरम की तरह, और उनमें थ्योरम का यूज भी होगा। उनमें प्रमेय याद रहने चाहिए आपको, दो प्रमेय लिखाए थे मैंने, और दोनों प्रमेय के विलोम प्रमेय वो आपको अच्छे से याद करने हैं, वो इनमें यूज होंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बोल रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। शर्त क्या दी है उसने, कि एक चतुर्भुज है, उसके दोनों विकर्ण है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, समान दो भागों में बांट रहे हैं। तो आपको बताना होगा कि ये एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज लेना है हमें। तो मैं एक चतुर्भुज यहां से उठा लेता हूं, चतुर्भुज उठा लिया मैंने, ये सबसे पहले ये उठा लिया चतुर्भुज, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट आपका यही होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है। देखिए क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज हमने ले लिया, चतुर्भुज का नामकरण कर दिया हमने ए बी सी और डी। सबसे पहले हमें आकृति बनानी थी, ये बना दी हमने आकृति ABCD। क्या बोल रहा था, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आपस में समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके दोनों विकर्ण भी बना देंगे हम, एक विकर्ण AC हो गया, दूसरे विकर्ण का नाम हो गया BD। हमने मान लिया दोनों O पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO और CO बराबर है, BO और DO भी आपस में क्या है, बराबर है। ये अगला कहने की कोशिश कर रहा है। तो हम लिख देंगे अब गिवन दैट, दिया है, दिया क्या है, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AO बराबर CO व BO बराबर DO है, कि AO और CO बराबर है, BO और DO बराबर है, समद्विभाजित है आपस में विकर्ण। तो देखिए इसमें हमें टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होना चाहिए, एक समांतर चतुर्भुज हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव करने का उसने कहा है। तो देखिए उससे नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम उत्पत्ति। देखिए इसमें सबसे पहले हम कौन सी बात कहेंगे कि हमें इन दोनों को एक समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है, इस ABCD को एक समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। तो इसमें मैं कॉन्ग्रुएंसी को काम में लेने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अगर त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूंगा तो मेरा आधा काम आसान हो जाएगा। वहां से AB भुजा DC भुजा इक्वल हो जाएगी, उसी प्रकार से इधर AD और BCD इक्वल हो जाएगी। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को ले लेता हूं। त्रिभुज A कौन सा पहले का नाम, AOB व त्रिभुज AOB व त्रिभुज दूसरा है COD में
त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में त्रिभुज AOB और COD में समानताएं देखिए। सबसे पहली समानता AOB ये वाला त्रिभुज, COD ये वाला त्रिभुज, AO और CO बराबर है, कहां से गिवन है, AO बराबर CO, ये कहां से है भाई, दिया है में है ये आपके। दूसरी समानता हमें क्या दिखाई दे रही है, देखो इसका अगर आपने पढ़ा हो तो ये कोण और इसका ये कोण भी बराबर है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के कौन से कोण है, ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, एक दूसरे के सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण AOB, इस कोण का नाम दे देंगे हम AOB, और ऊपर वाले कोण का नाम दे देंगे कोण COD। तो क्या हो गए ये दोनों कोण, इनका कारण लिख देंगे हम यहाँ ब्रैकेट में, शीर्षाभिमुख कोण। अगले को कारण भी दे देंगे भाई, ये बराबर में हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और तीसरी समानता हम अगले को देने जा रहे हैं, वो कौन सी है, इसकी वापस AOB की BO साइड और इसकी DO साइड है। तीसरी समानता हो गई आपके BO इज इक्वल टू DO, जो आपको वापस गिवन है, BO इज इक्वल टू DO, ये वापस कहां से आई, BO इज इक्वल टू DO दिया है। तो कौन सी सर्वांग समता लग गई, ये भुजा दोनों की इक्वल थी, ये दोनों का कोण इक्वल था, ये भुजा इक्वल हो गई, तो SAS इसी प्रकार समझाई थी कि दो भुजाएं और बीच का कोण अगर बराबर हो तो SAS सर्वांग समता लगती है। तो हमारे यहां पर कौन सी सर्वांग समता लग गई, SAS सर्वांग समता लग गई। तो आपके इसलिए SAS सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के, मैंने नाम सही लिखा है सर्वांग समता का, देखना यहां से AO भुजा CO के इक्वल है, कोण AOBD COD के इक्वल है, BO भुजा DO के इक्वल है, एकदम सही आ रहा है। तो देखिए यहां से हम लिखेंगे बाय CPCT नियम, CPCT नियम मतलब इसको पूरा बड़ा नहीं लिखना चाहता मैं, लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात संगत भुजाएं भी संगत कोण भी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CPCT नियम से, CPCT नियम से, CPCT नियम से। अब देखो मैं एक बार वापस डायग्राम को देखना चाह रहा हूं, उसमें हमें क्या चाहिए था कि दोनों त्रिभुज AOB और COD सर्वांग सम आगे ये, तो हमें इसमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि ये इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो हम इसकी भुजा AB और CD इक्वल ले लेंगे, वापस इसका कोण यदि ये और ये भी हम इक्वल ले आए, ये एंगल और ये एंगल, तो भी हमारा काम होगा कि ये कौन से कोण हो जाएंगे, दो एकांतर कोण हो जाएंगे। अगर ये दो एकांतर कोण कौन सा, OAB और OCD, जो कि दोनों आपके इसमें AOB में और COD में यही है संगत कोण, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये इक्वल है, तो आपकी क्या हो जाएगा, वहां से ये दोनों समांतर रेखाएं भी हो जाएगी। तो देखिए हम ये दोनों बातें लिखते हैं। पहली समानता हमें क्या चाहिए थी कि AB और CD इक्वल चाहिए थी, वो हमारे आ गई, AB इक्वल CD, ये क्या है, संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो इसको। उसके बाद में तथा एक संगत कोण भी हमें बराबर लेना था, इधर कोने वाला और उधर कोने वाला, इसका कोण ले लेंगे यदि OAB, और तो इधर वाला क्या लेना पड़ेगा, OCD, ये कौन से कोण है, संगत कोण है, संगत कोण। OAB लिया तो इधर OCD, या इधर ऐसे भी ले सकते हैं OBA, तो इधर ODC, कोई सा भी एक ले लो, एक उठा लिया हमने। तो देखो इस OAB को मैं और क्या कह सकता हूं, डायग्राम में देखो सीधा वापस कि OAB को मैं और क्या कहूंगा, इस OAB को मैं और क्या नाम दे सकता हूं, इस OAB कहो चाहे इसको CAB कहो, बात है कि OAB भी यही एंगल होगा और CAB कहेंगे तो भी यही एंगल होगा, और वापस OCD को OCD कहो चाहे ACD कहो, एक ही बात है। तो मैं क्या कह दूंगा इनको कि CAB बराबर ACD, और दोनों कौन से कोण हो गए, एकांतर हो गए, और दोनों यदि एकांतर कोण हो गए तो AB और CD कौन सी रेखाएं हो गई, एकांतर कोण कौन सी रेखाओं में बराबर होते हैं, केवल और केवल समांतर रेखाओं में बराबर होते हैं। तो ये बात भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए हमने लिख दिया कोण CAB कह सकते हैं OAB को, और आपके OCD को क्या कह सकते हैं, ACD। तो ये बात भी हम लिख देंगे एक साथ वापस, ये लिख दिया हमने। या इसको ऐसे नहीं कहकर क्या कह सकते हैं हम, या कोण क्या क्या था इसको, CA
बी बराबर कोण ए सी डी, और दोनों कौन से कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और दोनों यदि एकांतर कोण हुए तो आपके समीकरण 2 वापस 1 व 2 से, निष्कर्ष 1 व 2 से, सॉरी निष्कर्ष क्या भी, ये दोनों समीकरण यदि क्या हो गई? बराबर हो गई दोनों कोण, तो एकांतर कोण हुए। इसलिए यहां से आपके क्या निष्कर्ष निकला? दो एकांतर कोण बराबर किसके होते हैं? केवल और केवल समांतर रेखाओं के। इससे निष्कर्ष निकला कि आपके ए बी रेखा और सी डी रेखा क्या है? समांतर भी है। समांतर हुई एकांतर कोण बराबर होते हैं। तथा देखो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी पहले से ही हमने कहां कर दिया? समीकरण 1 से। कहां से आ गया? 1 से। और एक ऐसी थ्योरम थी आपने क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का एक जोड़ा परस्पर समांतर भी हो और बराबर भी हो तो वह एक कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमारे ए बी और सी डी भुजाएं समांतर भी आ गई और दोनों बराबर भी आ गई। और ऐसे नहीं करके हम ऐसे करने चाहते, इसी प्रकार से ए बी और सी डी को बराबर लाए, हम उसी प्रकार से उधर वाले आपके ए डी और बी सी को भी बराबर ला सकते थे और उनको समांतर भी प्रूव कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे हम। बट हमने ये लिख दिया कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर व बराबर हो तो वह कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। चूंकि किसी चतुर्भुज की ये बात लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं, चूंकि बिकॉज किसी चतुर्भुज की भुजाओं का एक जोड़ा, एक पेयर, भुजाओं का एक जोड़ा परस्पर बराबर व समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमारे ए बी और डी सी समांतर भी आ गई और बराबर भी आ गई, ए बी और सी डी। अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। इति सिदम। तो देखिए मित्रों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छे से समझना इसको भी। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी हम सोल्व करते हैं। देखिए हमारा यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना साथ में। और इसके नोट्स भी आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, उसको दबाना, वहां से आपको नोट्स भी आप ले सकते हो। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है 3 असरेख बिंदु, असरेख बिंदु मतलब 3 बिंदु एक रेखा के बिंदु नहीं है। 3 असरेख बिंदु ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत क्या होगा? अपने उत्तर का कारण आपको स्पष्ट करना है कि 3 असरेख बिंदु, क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, 3 असरेख बिंदु है ए बी और सी के समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत क्या होगा? देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। सॉरी, तो देखिए 3 असरेख बिंदु से क्वेश्चन क्या था हमारा? 3 असरेख बिंदु से यही कर देते हैं हम। तीन असरेख बिंदु से समान दूरी पर स्थित, सॉरी 3 असरेख बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत क्या होगा वो हमें लेना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं।
कि तीन असरेख बिंदु, तीन बिंदु लेने हैं आपको असरेख, जो तीन एक रेखा में नहीं होने चाहिए, तो हमने ये ले लिए तीन असरेख बिंदु। इसमें कुछ मिस्टेक आ गई है आपके, एक बार देखिए। हाँ, तीन असरेख बिंदु ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तीन असरेख बिंदु, आकृति लेंगे हम सबसे पहले इनकी, फिक्स है का तीन बिंदु लेंगे हम असरेख, एक रेखा में नहीं होने वाले बिंदु। एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा हमने बी ले लिया और तीसरा बिंदु हमने सी ले लिया, जो तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं है, अलग अलग है। तो देखिए इन तीनों बिंदु से समान दूरी पर, ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, वो अगले ने पूछा है। तो हम लिख देंगे दिया है, गिवन डेट में क्या लिख देंगे, दिया है, क्या दे रखे हैं, तीन असरेख बिंदु। तो लिख देंगे तीन असरेख बिंदु ए बी व सी है, यही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। और सिद्ध करना है तीन असरेख बिंदु से समान दूरी पर, सॉरी हमें फाइंड करना है, इसके अंदर ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि इन तीनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद में हम इसमें देखो रचना लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हमारी तरफ से। कर रचना क्या करेंगे, रचना लिखेंगे हम जॉइन ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी और ए सी को हम मिलाएंगे। सबसे पहला काम ये रहेगा, ए बी बी सी व ए सी को मिलाया, ये हमने हमारी तरफ से कर दिया भाई। और देखो और काम करेंगे हम हमारी तरफ से, इनमें से कोई सी भी दो भुजाओं के, ए बी बी सी और ए सी से एक ट्राइंगल बन गया, कोई सी भी दो भुजाओं के हमें क्या करने हैं, लंब समद्विभाजक खींचने हैं। कि क्या खींचने, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को हमने एक तो ए बी भुजा का खींच दिया, एक बी सी भुजा खींच दिया, जो परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने लिख दिया तथा ए बी व बी सी भुजा के लंब समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक खींचे जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं। तो देखिए ये है हमारा रचना, हमने क्या कर दी, ए बी को बी सी को ए सी को मिला दिया और ए बी भुजा व बी सी भुजा के लंब समद्विभाजक खींच दिए जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या काम रहेगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराओ मत, सिंपल से क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगला पॉइंट लेंगे उपपत्ति का, और उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु उस भुजा के दोनों बिंदु से समदूरस्थ होता है। कन्वर्स थ्योरम ऑफ 10.1 कि 10.1 परिमेय का विलोम हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्या किसी भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु, किसी भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु पर स्थित बिंदु उस भुजा के दोनों सिरों से समदूरस्थ होगा, दोनों सिरों से समदूरस्थ होगा। कि किसी भुजा के लंब समद्विभाजक पर यदि कोई बिंदु होता है तो वह उस भुजा के दोनों सिरों से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। तो हमारे क्या यही तो है आपके, जो ये बिंदु ओ है ना, हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट ओ, ये इस भुजा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये भुजा ए बी के दोनों सिरों से क्या होगा,
समान दूरी पर स्थित होगा, मतलब ये O से A दूरी, उसी प्रकार से O से B दूरी। तो लिख देंगे हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ पॉइंट O इज लाई ऑन बाइसेक्ट परपेंडिकुलर साइड AB साइड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो हमने लिख दिया। देखिए हम क्या लिख देंगे, और हम लिखेंगे बिंदु O भुजा AB व BC दोनों के लंब समद्विभाजक पर है। AB व BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है। इसलिए अब ये क्या कह रहा है, का बिंदु O है, ये क्या कह रहा है, किसी भुजा के लंब समद्विभाजक कोई बिंदु होता है तो वो उस भुजा के दोनों सिरों से समदुरस्त होता है। बट ये क्या कह रहा है, बिंदु O है जो AB के लंब समद्विभाजक पर, ये BC के है। क्यों है, क्योंकि आपके क्या दोनों लंब समद्विभाजकों का आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है और उनका प्रतिच्छेद बिंदु है ये। तो देखिए इसलिए बिंदु O है, AB भुजा के दोनों सिरों से भी समदुरस्त होगा, तो इसलिए OA दूरी और OB दूरी बराबर होगी। तथा इससे क्या कह रहा है, BC के भी है तो O से B की दूरी और O से C की दूरी भी बराबर होगी। देखिए OA बराबर OB, OB बराबर OC क्यों आया, एक बार देखना इसको कि ये O बिंदु है, AB भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। AB भुजा का ये लंब भी था और समद्विभाजक भी था, और ये आपके BC भुजा का लंब भी था और समद्विभाजक भी था, ये हमने रचना में किया था। तो आपके क्या होगा कि O बिंदु OA दूरी OB दूरी बराबर होगी, और OA तथा BC भुजा के लंब समद्विभाजक है तो OB और ये आपके OC भी बराबर होगी कि नहीं होगी। तो O बिंदु A से B से और C से तीनों से समदुरस्त हो गया। बट देखो O को यदि हम सेंटर मानकर, O को केंद्र मानकर अगर हम कोई सर्किल खींचना चाहेंगे, कोई OA त्रिज्या लेकर, OA रेडियस लेकर हम अगर वर्त बनाएंगे तो वो वर्त सीधा फिक्स है कि तीनों बिंदु से होकर जाएगा। तो इन तीन बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पद क्या हो गया, एक परिगत वर्त का केंद्र हो गया। और परिगत वर्त का केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है। तो तीन ऐसरे के बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होगा, केवल और केवल एक होगा, और उनका बिंदु पद क्या होगा, एक त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र प्राप्त होगा। ये इसका हमें निष्कर्ष निकल रहा है कि A B और C से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, त्रिभुज का परिकेंद्र प्राप्त होगा। तो ये बात हम लिख देंगे। देखिए अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला है, OA OB बराबर है, बट यहां पर कह रहा है OB के OC बराबर है, OA OB OC बराबर है ना। इसलिए लिख देंगे हम, यदि O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर वह OA OB OC में से कोई सी भी एक त्रिज्या ले लो, क्योंकि तीनों बराबर है, OA त्रिज्या लेकर वर्त खींचने पर वह A B व C तीनों से होकर गुजरता है, क्योंकि तीनों दूरियां बराबर है, तीनों से होकर गुजरता है। इसका मतलब आपके, तो वो क्या हो गया, O बिंदु आपके एक वर्त का केंद्र हो गया, और किसी त्रिभुज के परिगत वर्त का केंद्र परिगत कहलाता है। अतः यही बात लिख दें हम सीधी सीधी, अतः तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, तीन असरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ एक परिकेंद्र प्राप्त होगा। सीधा लिख दो, परिकेंद्र हमें पता है परिगत वर्त का परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र प्राप्त होगा, और यही हमें निकालना था। ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन आपको लेंथी लगा होगा, पर एकदम सरल भाषा में करवाया गया। ये इससे सरल भाषा नहीं हो सकती इस क्वेश्चन की, देख लेना कहीं भी, इसको बड़े आराम से बताया गया है।
उसी प्रकार से देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं, वापस पेज नंबर 3 पे हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या था देखिए, ये था तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम। 3 सरेख बिंदु से समुद्रस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण। अब की बार 3 सरेख बिंदु से समुद्रस्थ बिंदु निकालना है। 3 सरेख बिंदु से समुद्रस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। अब की बार देखिए मैं करता हूं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 4 उसका सॉल्यूशन। 3 सरेख बिंदु लेने हैं, मतलब 3 बिंदु एक ही रेखा में लेने हैं। एक ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक सी ले लिया। तीनों बिंदु एक रेखा पर ले लिए, ये ए बी और ये सी, 3 बिंदु ले लिए। इन तीनों बिंदु से समुद्रस्थ बिंदु का बिंदुपथ तो दिया है, गिवन में क्या लिख देंगे, दिया है ए बी व सी 3 सरेख बिंदु है, सरेख बिंदु है और हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 3 सरेख बिंदु से समुद्रस्थ बिंदु का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। ए बी व सी से समुद्रस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। देखिए हमें पहले पता करना है होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसकी हम रचना कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हमने एक ए बी पर परपेंडिकुलर खींच दिया एल और एक बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींच दिया, ये हमने इस पर एम खींच दिया। हमने लिख दिया कि आपके ए बी व ए बी व बी सी के लंब समद्विभाजक एल व एम ड्रॉ किए, एल व एम खींचे। अब देखिए हम इसको आगे कैसे करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे हम सीधी, वही क्वेश्चन लिखेंगे हम कि किसी 2 बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु, उन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। हमारी थ्योरम 10.1 वो यूज लेनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हम लेंगे, चूंकि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। कि 2 बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। तो देखिए हमारी क्या था, इसमें हमें लेना था ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदु। तो ए और बी से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा, वो ए बी को मिलाने वाली रेखा कौन सी, ए बी, इसके लंब समद्विभाजक क्या दे रखा है, एल दे रखा है पहले से। तो ए और बी से समदूरस्थ बिंदु कहां पर होना चाहिए, एल पर होना चाहिए, और बी और सी से समदूरस्थ बिंदु कहां पर होना चाहिए, एम पर होना चाहिए। तो ऐसा कोई हो सकता है क्या बिंदु जो एल और एम का उभयनिष्ठ पॉइंट हो, दोनों का एक बिंदु हो, वो जो ए और बी और सी से समदूरस्थ होगा। तो ये फिक्स है कि ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदु, जैसे हमने ये मान लिया कि ए और बी से समदूरस्थ बिंदु होगा वो एल पर होगा, हमें पता है। तो हमने मान लिया कि ये एल का कोई बिंदु है, बट ये एम का नहीं हो सकता। तो इन तीनों बिंदु से समदूरस्थ बिंदु हो ही नहीं सकता। हम लिख देंगे ए व बी से समदूरस्थ बिंदु कहां पर होगा, एल पर होगा। बी और सी समदूरस्थ बिंदु कहां होगा, एम पर होगा। तो ए बी से हो सकता है या तो समदूरस्थ बिंदु, या बी और सी से हो सकता है, बट ए बी व सी तीनों से समदूरस्थ बिंदु नहीं हो सकता। ये हर किस नहीं हो सकता ऐसा काम, ये ध्यान रखना है आपको। तो यही बात लिख देंगे हम, चूंकि देखिए ये बात लिख देंगे पूरी हम
इसलिए ए व बी से समदूरस्थ बिंदु, ए व बी से समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा? एल पर, तथा बी व सी से समदूरस्थ बिंदु, क्योंकि ए बी का लंब समद्विभाजक एम है, एम पर प्राप्त होगा। लेकिन एल व एम का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एल और एम का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसका मतलब ए बी और सी तीनों से समदूरस्थ बिंदु नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि ए बी और सी तीन बिंदु लिए थे हमने डायग्राम में, ए बी और सी, इन दोनों से इस पर होगा, इसके दोनों इस पर होगा, एल और एम पर। बट एल और एम दोनों प्रतिच्छेदी नहीं हो रही है कहीं पर। अगर इन दोनों प्रतिच्छेदी होती तो वो बिंदु ए बी और सी तीनों से क्या होता? समदूरस्थ होता। हम लिख देंगे अतः, या ऐसे एक बार ऐसे लिख देंगे, अर्थात ए बी व सी से, या अतः लिख दो सीधा, अतः तीन संरेख बिंदु से, तीन संरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदु प्राप्त नहीं होगा। और तीन संरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदु प्राप्त नहीं होगा तो वह स्वतः ही आपके, उनका बिंदु पद कहां से आएगा? तीन संरेख बिंदु समदूरस्थ बिंदु ही प्राप्त नहीं होगा तो उनका आपके बिंदु पद तो आएगा ही कहां से? तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। तो देखिए, क्वेश्चन जरूर आपको ऐसे लग रहे होंगे लेंथ है, बाकी बड़ी सरल और आसान भाषा में करवाएं। इनको अच्छे से देखना आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना। धन्यवाद।